हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवर साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एटीपी और एनएडीपीएच2 कहाँ बनते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि एनएडीपीएच2 और एटीपी यूज कहाँ होते हैं। तो पहले बनना देखा था हमने इनका सिंथेसिस, जिसको हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था, और हम देखेंगे अब कि यूज कहाँ होते हैं। तो किस तरह से इनका यूज होगा। ये यूज होते हैं बायोसिंथेटिक फेज में। हमने फोटोसिंथेसिस में दो हिस्से पढ़े थे। पहला लाइट रिएक्शन था, दूसरा डार्क रिएक्शन था। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे कौन कौन थे? एटीपी और एनएडीपीएच2 या फिर एनएडीपीएच। ये दोनों प्रोडक्ट ही डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं, जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज ही बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंथेसाइज होता है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में सिंथेसाइज होगा? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। अब इसको इसीलिए हम बायोसिंथेटिक फेज ही बोल देते हैं। एटीपी और एनएडीपीएच2 का इसमें यूज होता है। एटीपी एंड एनएडीपीएच बिसाइड्स CO2 एंड H2O, CO2 और H2O के साथ में एटीपी और एनएडीपीएच2 यूज होंगे इसमें। It is simple. Immediately after the light become unavailable, the biosynthesis process continue for some time and then stop. If then light is made available, the synthesis start again. Can we hence say that calling the biosynthetic phase as dark reaction is a misnomer? कहने का मतलब है कि इसमें नाम आ रहा है इसका डार्क रिएक्शन। क्या ये एक्चुअल में डार्क में ही होगी बस, या फिर कोई मिसनोमर? मिसनोमर का मतलब होता है एक मिथ्या, मतलब कि झूठ, जो अफवाह होता है उसको मिसनोमर बोलता है। तो ऐसा है क्या कि जो डार्क रिएक्शन है वो सिर्फ डार्क में ही होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि इनडायरेक्टली ये लाइट पे डिपेंड है, लेकिन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है। अगर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन, NaDH2 या NaDPH या फिर और एटीपी, अगर ये दोनों हैं तो डार्क रिएक्शन होगी, और ये दोनों नहीं है तो डार्क रिएक्शन रुक जाएगी। तो NaDPH और एटीपी अगर हैं तो डार्क रिएक्शन होगी, और जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट हैं। तो इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है लाइट रिएक्शन पे, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस समय डार्क टाइम होगा उसी समय डार्क रिएक्शन होगी। तो ये डे टाइम में भी डार्क रिएक्शन चल सकती है। बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड नहीं है लाइट के ऊपर, इसीलिए ये डार्क रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन में क्या क्या होगा। तो एटीपी और NADPH2 तो यूज होते ही हैं इसमें, साथ में इसमें कंबाइंड हो जाता है CO2 और H2O, और बाद में CH2O का होल N, इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो जैसे हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कैसे बनेंगे? कार्बन में H2O अगर हम जोड़ देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। तो अगर हम इसको भी देखते हैं तो कार्बन प्लस H2O, यही तो किया, तभी तो बना CH2O का होल N, ये बना कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली हम ग्लूकोज की बात करते हैं, क्योंकि सिंथेसाइजिंग फॉर्म प्लांट में ग्लूकोज ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या फिर हम कहें CO2 फिक्सेशन कितनी तरह से हो सकता है। तो ये तीन तरह से हो सकता है। तीन तरह के प्लांट में होता है, जैसे कि C3 प्लांट में, दूसरा C4 प्लांट में, तीसरा केम प्लांट में। अब C3 प्लांट कौन से होते हैं जिसमें C3 साइकिल चलती है? C3 साइकिल सभी में चलती है, C3 में भी, C4 में भी और केम में भी। तो स्पेशली बस C3 साइकिल चलेगी तो C3 प्लांट हो गए, C4 साइकिल चलेगी तो C4 प्लांट हो गए, और केम प्लांट में केम साइकिल चलती है। अब इसमें होता क्या है, जो C3 साइकिल है उसको हम केल्विन साइकिल भी बोल देते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसमें बना करता है, 3 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड, इसलिए C3 साइकिल बोल देते हैं। मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या दिखेगा। इसी तरह से फिर ये C3 पाथवे हम बोल देंगे उसको, फिर C4 पाथवे यहाँ देखने को मिलेगा। ऑक्सोलो एसिटेट का फॉर्मेशन इसमें होता है, पहला स्टेबल कंपाउंड है 4 कार्बन का, इसीलिए ये C4 पाथवे का एक हिस्सा हो गया। अब ये होते क्या गए हैं इसको हम आगे देखेंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर की बात आती है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2।
मतलब डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन में CO2 को H2O के साथ जोड़ के H C6H12O6 बनाया जाएगा। CO2 को H2O के साथ जोड़ के C6H12O6 बनाया जाएगा। तो इसके लिए CO2 को ट्रैप करना पड़ेगा। तो CO2 को ट्रैप करना है मतलब CO2 को एक्सेप्ट करना है। तो पहली बार CO2 को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर हो जाएगा। जैसे अगर C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है वो RuBP होता है। C3 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा? RuBP। RuBP कौन है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट। जबकि C4 प्लांट में कौन होता है? C4 प्लांट्स में होगा पेपकेज या पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, जबकि RuBP जो होता है ये 5 कार्बन का होता है। तो ये CO2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह से काम किया करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं RuBP है, 5 कार्बन का है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल है क्या? यही C3 साइकिल है। केल्विन साइकिल ही C3 साइकिल है। इस केल्विन साइकिल को मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। मेल्विन केल्विन और उसके कोवर्कर्स जो थे साथ में काम करने वाले, उन सबने मिलकर डिस्कवर किया था। केल्विन पाथवे जो होता है वो शुगर सिंथेसाइज करता है, सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है। तो केल्विन साइकिल की अगर बात करें तो कोई सा भी हो, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे केम प्लांट हो, सभी के अंदर केल्विन साइकिल चलती ही है, क्योंकि CO2 फिक्सेशन इसी के द्वारा होता है। तो केल्विन साइकिल तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके बिना तो CO2 फिक्सेशन होगा ही नहीं। CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या है? बेसिकली फिक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपोनेंट है उसको यूजफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देना, फिक्सेशन कहलाता है। CO2 फिक्सेशन क्या है फिर? तो CO2 से कार्बोहाइड्रेट बना देना। कार्बोहाइड्रेट को हम यूज कर सकते हैं, तो CO2 से कार्बोहाइड्रेट बना देना CO2 फिक्सेशन कहलाता है। तो CO2 फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं, इसलिए सभी प्लांट में, चाहे वो कोई भी हो, तो सभी प्लांट में ये पाई जाती है। अब इसके 3 स्टेप्स हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। जैसी ये एनसीईआरटी में दिख रही है इतनी सिंपल ये बिल्कुल भी नहीं है C3 साइकिल। नेक्स्ट इसको हम पढ़ेंगे आगे। कार्बोक्सिलेशन होता क्या है? कार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 फिक्सेशन के लिए सबसे पहले उसको स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है CO2 को ऐड करके। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनना चाहिए। कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्यों क्रूशियल स्टेप है? क्योंकि CO2 यहीं से तो यूटिलाइज होती है। वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। RuBP में CO2 यूटिलाइज यहीं होती है, इसीलिए मोर क्रूशियल स्टेज हो गया कि अगर ये स्टेप नहीं होगा तो CO2 यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगी। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रोबिस्को। अब रोबिस्को नाम का जो एंजाइम है, ये रोबिस्को होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये कुछ इस प्रकार का एंजाइम है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया तो ये CO2 को ट्रैप करेगा, और अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो गया तो ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा। जिस वजह से इसका नाम कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दोनों काम ये कर सकता है। तो इसको हमें याद रखना है, ये CO कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, CO2 पढ़ने पे CO2 को ट्रैप करेगा, और हमें इसको जनरली CO2 को ही ट्रैप कराना है। क्यों? क्योंकि जब CO2 को ट्रैप करेगा तभी तो ये फिक्स कर पाएगा उसको। तो फिक्स करना किसकी मदद से हुआ? RuBP के साथ कौन जोड़ रहा है? रोबिस्को जोड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है
जो C3 साइकिल है, ये C3 साइकिल का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। C3 साइकिल का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे लेक्चर में इसके एक्चुअल C3 साइकिल पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल में इसी को पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी चल रही है। आरयूबीपी क्या है? आरयूबीपी होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो होता है वो 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये जो 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो एटमॉस्फेयर से CO2 आता है, साथ में H2O आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई? तो रुबिस्को नाम का एंजाइम है। रुबिस्को नाम का जो एंजाइम है वो इस प्रोसेस को कराता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट दोनों बोल सकता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो, 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बाद दूसरा स्टेप आता है रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ पे NADPH का डिहाइड्रोजनेशन होगा। NADPH का डिहाइड्रोजनेशन होने के बाद इसके जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे वो इसके साथ जुड़ जाएंगे और एक ट्रायोस फॉस्फेट बना देंगे। ट्रायोस फॉस्फेट क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ ट्रायोस फॉस्फेट है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये 5 कार्बन थे, एक कार्बन यहाँ से आया, यहाँ पे हो गए 6 कार्बन। ये जो 6 कार्बन का कीटो कंपाउंड बनता है, ये 6 कार्बन का कीटो कंपाउंड बनता है, वो कीटो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल कीटो कंपाउंड है तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। इसके कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। मतलब कि 2 मोल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गए। अब 2 मोल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद यहाँ पे जो रिडक्शन होगा 2 मॉलिक्यूल्स का, तो 2 मॉलिक्यूल में रिडक्शन करने के लिए 2 NADPH2 का खर्चा होगा। साथ में फॉस्फोराइलेशन भी होता है तो 2 ATP का खर्चा होगा। तो यहाँ से ADP की फॉर्म में निकल जाएंगे और NADP पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएंगे। इस स्टेप को हम बोलते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। अल्टीमेटली मैं कहूँ तो फॉस्फोग्लिसरेट के पास, फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्म में हमारे 6 कार्बन है। 3 3 के 2 मॉलिक्यूल बने हुए तो मतलब 6 कार्बन है। यहाँ रिडक्शन में क्या हुआ? हाइड्रोजन जो था, ये जो हाइड्रोजन था इसका, ये हाइड्रोजन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मिल गया। अब जब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मिल गया तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन के बाद बना ट्रायोस फॉस्फेट। और यहाँ से फिर क्या होगा? अभी हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 में से एक कार्बन हम CO2 फिक्सेशन के लिए दे देते हैं। एक कार्बन हम CO2 फिक्सेशन के लिए दे देते हैं। तो अभी हमारे पास 5 कार्बन बचे। कितने? 5 कार्बन बचे। जैसे 5 कार्बन बचे तो उन 5 कार्बन को मैं रीजनरेट करूंगा और वापस से क्या बना दूंगा? आरयूबीपी। आरयूबीपी कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। तो इसको रीजनरेट करके आरयूबीपी बना दूंगा। और ये याद रखना है कि एक रीजनरेशन में एक ATP का खर्चा होता है। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप पढ़े। कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेप तो हमने क्रूशियल स्टेप अभी अभी पढ़ा ही था। क्रूशियल क्यों होता है? क्योंकि यहीं पे तो CO2 का यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो साइकिल है, इस एक साइकिल में एक कार्बन फिक्स हुआ। एक साइकिल में एक कार्बन फिक्स हुआ। वन टर्न, वन कार्बन फिक्स। लेकिन ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। जब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो इसकी 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी। ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 साइकिल। तो 4 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 टर्न चलाने पड़ेंगे। अगर इसी तरह से हम सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। तो उसको बनाने के लिए फिर 12 साइकिल्स चलानी पड़ेंगी। एक साइकिल में क्या क्या खर्चा हुआ? एक टर्न में क्या क्या खर्चा हुआ? तो यहाँ देखते हैं।
तो 3 एटीपी खर्च हुए और 2 एनएडीपीएच, 2 एनएडीपीएच, तो इतना एक साइकिल में खर्चा हुआ। अगर हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, इसके लिए कितना खर्चा होगा? तो 6 दिया 18, तो 6 इंटू 3 18 एटीपी और 6 इंटू 2 12 एटीपी। तो इस तरह से 12 NADPH2, सॉरी NADPH। तो इस तरह से 12 NADPH और 18 एटीपी खर्च हो जाएंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे स्टार्च भी बना सकते हैं, सुक्रोज भी बना सकते हैं। अब जितने कार्बन फिक्स करने उतनी साइकिल हमें यहाँ पे चलानी पड़ेंगी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। इसमें फिर से रिडक्शन का जो स्टेप है, इसमें क्या दिया हुआ है? सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब ये एक्चुअल में रिडक्शन जो है, रिडक्शन एक सीरीज है पूरी रिएक्शन की, कई सारी इसमें रिएक्शंस होती हैं। वही कॉम्प्लेक्स C3 साइकिल हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, तो उसमें ये बहुत डिटेल्ड है। अभी तो इसको इतना ही करते हैं। These are series of reaction that lead to the formation of glucose। अब उसमें कई सारी reactions होती है जो कि ग्लूकोज बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। The step involving utilization of two molecule of ATP, phosphorylation of 2 NADPH for the reduction per CO2 molecule fixed। एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए अगर ओवरऑल देखें तो 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल NADPH के खर्च होते हैं। The fixation of CO2 molecule CO2, the fixation of molecule CO2 and the 6 turn of the cycle required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। अब इस पाथवे के द्वारा अगर हम देखें तो 6 साइकिल हमें ग्लूकोज के लिए चलानी पड़ेंगी, और अगर सुक्रोज की बात कर देते हैं तो 12 साइकिल हमें इसकी चलानी पड़ेंगी। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। अब रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर कौन था? CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे RUBP है। इज क्रूशियल इफ साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। अगर हमें साइकिल को बिना रुके चलाना है तो हमें इसको रीजनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल अगर कंटिन्यू चलानी है, RUBP तो अगर ऐसा रीजनरेट नहीं करेंगे तो RUBP वेस्ट हो जाएगा, और इतना RUBP वेस्ट होगा तो वापस कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए इसको फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा, और रीजनरेट करने में 1 ATP का खर्चा हो जाता है पर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये अनइंटरप्टेड चलाने के लिए इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP फॉर द फॉस्फोरिलेशन फ्रॉम द RUBP। नेक्स्ट इसमें क्या दिखेगा? सभी का इसमें जो भी कैलकुलेशन थी वो हमने पहले कर ली थी। इसमें कहाँ पे कितना लगेगा? अब आता है C4 पाथवे। C4 पाथवे जो है हैच एंड स्लैक ने देखा था। जो C4 पाथवे है, अभी जो C4 पाथवे है इसको हैच एंड स्लैक नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने डिस्कवर किया था। जो C4 पाथवे उसमें पहला स्टेबल कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C4 पाथवे बोल दिया जाता है। अब इसमें बात करते हैं आगे, कहाँ मिलेगा ये? प्लांट्स दैट एडेप्ट टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर। अब C4 पाथवे किसमें मिलता है? जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जनरली देखने को मिलता है, उसमें C4 पाथवे मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो सोरगम में मिल जाएगा, शुगर केन में मिल जाएगा, मेज में मिल जाएगा। सोरगम, शुगर केन और मेज, इसमें C4 पाथवे मिल जाएगा जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। अब C4 पाथवे कहाँ होता है? तो C4 प्लांट आर स्पेशल, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। इनके पास एक स्पेशल टाइप होती है लीफ एनाटॉमी की, जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी भी बोल देते हैं। अब एक क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है कि इसमें बंडल सीड सेल्स देखने को मिलती हैं।
बंडल शीथ सेल होंगी जिसमें एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो एग्रेनल होता है, मतलब उसमें ग्रेना नहीं होता। अब उसकी बंडल शीथ सेल बनती कैसी है, तो उसको क्रेंज एनाटोमी क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में बंडल शीथ सेल जो होती है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके चारों तरफ जो सेल्स मिलती हैं तो उसको बंडल शीथ सेल बोल देते हैं। और ये मल्टी लेयर्ड होती है। जो बंडल शीथ होती है ये मल्टी लेयर्ड होती है, तो इसलिए इसको क्रेंज एनाटोमी बोलते हैं। और रिद लाइक, रिद क्या होता है? जैसे एक इस तरह की रिंग लाइक होती है, इस पे फ्लावर्स लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से, तो रिद लाइक मैनर बनाता है। जो कि कैफीन होता है, उस पे जो बॉक्स आता है ना डेड बॉडी वाला, उसके ऊपर जो लगाते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं, उसको हम रिद बोलते हैं। क्रेंज मीन्स रिद एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। बंडल शीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर। बंडल शीथ सेल जो है कुछ लेयर्स बनाता है अराउंड द वेस्कुलर बंडल। दे करेक्टराइज्ड बाय हैविंग a large number of chloroplasts। इनके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं। थिक वॉल्स impervious टू द गैसियस सेक्शंस। थिक वॉल होते हैं, impervious टू गैसियस सेक्शन, मतलब उसमें से गैसियस सेक्शंस नहीं होगा। नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। ये मैं लाइक कट सेक्शन। अब यहाँ पे C4 प्लांट का जो सेक्शन काटेंगे तो उसमें मेज सोरगम में ये सब देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटोमी। अब क्रेंज एनाटोमी में सबसे पहला एक्सेप्टर कौन था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। किसकी प्रेजेंस में? पेप्केज नाम का एंजाइम है। पेप्केज का मतलब क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अभी जो एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में ये CO2 को फिक्स कराने के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो अब इसमें क्या क्या होगा? ये है मीजोफिल सेल, ये है बंडल शीथ सेल। ये मीजोफिल है, ये बंडल शीथ सेल है। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? तो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि ये जो मीजोफिल सेल है ना, इसकी लेयर CO2 के लिए परमेबल है। तो यहाँ पे CO2 एंटर हो जाएगा, लेकिन CO2 फिक्सेशन के लिए हमें RUBP चाहिए। तो यहाँ पे RUBP और रोबिस्को नहीं होता। नो RUBP एंड रोबिस्को। तब RUBP और रोबिस्को ही नहीं है तो यहाँ पे CO2 फिक्सेशन तो नहीं हो सकता। और अगर बंडल शीथ सेल को देखें तो यहाँ पे CO2 नहीं आएगा, CO2 नॉट एंटर। लेकिन यहाँ पे RUBP भी है और रोबिस्को भी है। मतलब यहाँ से इतना तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों सेल, अब RUBP को CO2 चाहिए और CO2 इसके पास है और RUBP इसके पास नहीं है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों सेल्स आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकती हैं। अलग अलग तो कोई भी CO2 फिक्सेशन नहीं बना करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या अब कि ये जो CO2 आ रही है एटमॉस्फेयर से, मीजोफिल के पास आएगी और मीजोफिल के पास आने के बाद CO2 के साथ H2O जुड़ेगा और बना देगा क्या? H2CO3। और ये H2CO3 फर्दर ब्रेक होके HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बना देगा। अब यहाँ पे ये जो HCO3 नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये HCO3 नेगेटिव फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ेगा। HCO3 नेगेटिव जैसे ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे बना देगा क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड। क्या बनेगा? अगर इसको थोड़ा सा इधर देखें तो CO2 H2CO3 जो है, ये अगर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिलेगा तो 3 कार्बन का फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, एक कार्बन यहाँ से आया तो टोटल हो गए 4 कार्बन। तो 4 कार्बन से बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसको C4 प्लांट या C4 साइकिल बोल देते हैं।
अब इस C4 साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, लेकिन ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। इसको मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, किसी किसी केस में एस्पार्टिक एसिड भी आएगा, किसी किसी केस में एस्पार्टिक एसिड की फॉर्म में भी ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन जनरली इसको मैलिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। अब मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये दोनों भी 4 कार्बन का ही कंपाउंड है और ये भी 4 कार्बन का ही कंपाउंड है। तो अब ये जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बना है, इसको हम या इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा है दोनों, इनको प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये जो एक्चुअल में एसिड दिखाई दे रहा है, ये एसिड कौन है? कोई और नहीं, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ही है। जनरली मैलिक एसिड हुआ करता है। अभी मैलिक एसिड ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा? इसका मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भी मैलिक एसिड है, तो ये ट्रांसपोर्ट भी कौन हो रहा है? मैलिक एसिड। अभी जो मैलिक एसिड ट्रांसफर हुआ, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बना है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जो मैलिक एसिड बना है, यहाँ पे एक NADH NADPH का खर्चा होता है, NADPH का खर्चा होता है और NADP पॉजिटिव बन जाता है। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे एक NADPH का खर्चा होता है और नीचे अब वापस अगर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाएगी और CO2 रिमूव होने के बाद ये जो CO2 जाएगी, यहाँ पे केल्विन साइकिल मतलब केल्विन साइकिल मतलब यहाँ पे ये C3 साइकिल कंटिन्यू करेगी, C3 साइकिल। तो अगर हम कहें C4 प्लांट में C3 साइकिल होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। कहाँ होती है? तो ये C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में होती है। C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में होती है, हमें याद रखना है। अब जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो उस समय पे एक NADH2 वापस मिल जाता है। उस समय पे अगर हम देखें तो एक NADH2 वापस मिल जाएगा, NADP पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव से NADPH2 हमें वापस मिल जाएगा, या फिर हम कहें NADPH वापस मिल जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि जितना लॉस यहाँ पे NADH2 का हुआ था, जो NADPH का हुआ था, उतना रीगेन यहाँ पे NADPH का हो गया है। तो नेट लॉस हम 0 मान लेते हैं, तो इसका कहीं जिक्र भी नहीं किया जाता। अब क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, C3 साइकिल बन गई। अब यहाँ पे C3 साइकिल चल गई, तो मैलिक एसिड से क्या बना? यहाँ पे जो बना पायरुविक एसिड बनेगा। कौन बनेगा? पायरुविक एसिड। मतलब 4 कार्बन से एक कार्बन रिमूव करा के 3 कार्बन का कौन कंपाउंड बनेगा? तो पायरुविक एसिड बनता है। अभी जो पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पे? मीसोफिल सेल में। और ये मीसोफिल सेल में जब जाएगा, तो यहाँ पे ये पायरुविक एसिड आ गया। ये कौन है? पायरुविक एसिड। अभी पायरुविक एसिड कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन से हमें वापस से कौन रीजनरेट करना पड़ेगा? पेप, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट को रीजनरेट करने के लिए 2 ATP का खर्चा फिर से आएगा। मतलब जितना ATP C3 साइकिल की एक C3 साइकिल कराने में, एक C3 साइकिल कराने में लग रहा था, उससे 2 ATP एक्स्ट्रा C4 साइकिल में लगते हैं। किस कंडीशन में लगे? पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने में वापस। तो एक बार अगर इसको ओवरव्यू देखें, तो इसमें क्या क्या किया? CO2 आया किसके अंदर? मीसोफिल सेल के अंदर। मीसोफिल सेल के अंदर CO2 आया, तो इसको बाइंड कर दिया गया किसके साथ? वाटर के साथ, और बना दिया कि H2CO3 फर्दर ब्रेक हुआ HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। जब HCO3 नेगेटिव फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ेगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट यही वाला है। जब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ेगा, तो ऑक्सोलो एसिटिक एसिड बनाएगा, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब एक NADPH का यूज करते हुए ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किस फॉर्म में? इसी फॉर्म में, जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड की फॉर्म में। अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 को फिक्स कर दिया जाएगा और NADP पॉजिटिव से NADPH बन जाएगा।
और लास्ट में पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसमें, मीजोफिल सेल में, और मीजोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसको रीजनरेट कर दिया जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्म में, और इस स्टेप में लगते हैं 2 एटीपी। मतलब अगर हम कहें कि एक C3 साइकिल में एक साइकिल में 3 एटीपी और 2 NADPH का खर्चा हुआ था, तो हम कहेंगे C4 साइकिल में 5 एटीपी, बस 2 ही तो एक्स्ट्रा थे, 5 एटीपी और 2 NADPH का खर्चा होगा पर साइकिल। तो इसी इसी में कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर कंटिन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्लूकोज में कितना खर्चा होगा या फिर सुक्रोज में कितना खर्चा होगा। तो इस तरह से हमने C4 साइकिल भी कंप्लीट की। फिर नेक्स्ट इसमें केम साइकिल आती है। केम साइकिल कुछ और नहीं, केम साइकिल जो है इसको बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू में देखें। जो केम साइकिल है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है इसको केम साइकिल बोलते हैं, डार्क CO2 फिक्सेशन भी बोलते हैं। इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ऐसे स्टोमेटा जो कि डार्क टाइम में ही या फिर हम कहें नाइट टाइम में ही ये ओपन होते हैं, बाकी डे टाइम में ये क्लोज रहते हैं, तो ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। अगर ये सी केम प्लांट को अगर हम देखें तो केम प्लांट एक्चुअल में होते कौन है, ये सैकुलेंट प्लांट होता है, सैकुलेंट ज़ेरोफाइट्स होता है। सैकुलेंट ज़ेरोफाइट्स, जनरली डेजर्ट वाले प्लांट की बात कर रहे हैं, सैकुलेंट ज़ेरोफाइट्स ये हुआ करते हैं। अब इसमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होगा, काम क्या है इसका, जैसे पहले तो एग्जांपल से इसके देखें तो कालांचू आ जाएगा, ब्रायोफाइलम आ जाएगा, ओपोन्सी आ जाएगा, एगेव एलोए, यूफोरबिया, पाइनएप्पल और वेलवेशिया, इस तरह के कुछ जिम्नोस्पर्म भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये केम प्लांट हुआ करते हैं। केम प्लांट में होगा क्या कि डार्क टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होगा, लाइट में इसलिए ओपन नहीं करते क्योंकि डेजर्ट है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा हो सकता है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए ये डार्क टाइम में ही ओपन करते हैं। तो अब क्या होगा इसमें एक्चुअल में कि जो स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होने से CO2 एंटर करेगा, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बना क्या देगा, फाइनली वही पेप के साथ मिल H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 ब्रेक हो जाएगा HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। अब ये जो HCO3 नेगेटिव था ये जुड़ जाएगा किसके साथ, पेप के साथ, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जैसे ही जुड़ेगा तो ये बना देगा मैलिक एसिड, या पहले बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वही C4 प्लांट जैसा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट, कार्बन 4 कार्बन का था, कन्वर्ट किस में किया जाएगा फिर, मैलिक एसिड में, या फिर मैलेट भी बोल सकते हैं, मैलेट या मैलिक एसिड दोनों ही बोल देते हैं। ये भी कितने कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का है। अब इस मैलिक एसिड को वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाएगा। वैक्यूल में स्टोर करने के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो इस मैलिक एसिड को वापस से वैक्यूल में से निकाला जाएगा। रिक्वायरमेंट के टाइम पे वैक्यूल से मैलिक एसिड बाहर आ जाएगा, और इसका डीकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन जैसे C4 प्लांट में करते थे, और डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद बचेगा क्या, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड जो बचेगा वो C3, वो 3 कार्बन का है, और इसको रीजनरेट करके वापस से क्या बना देंगे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये सिंपल सा हुआ, कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ मैलिक एसिड को पहले वैक्यूल में स्टोर कर दिया और जरूरत पड़ने पे वापस से उसको निकाल के डीकार्बोक्सिलेशन करा के CO2 फिक्स करा दिया। मतलब इसमें सिंपल सा एक नया कंसेप्ट आता है क्या, कि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं
वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है जो वो डार्क टाइम में ओपन होता है, लाइट में ओपन नहीं होता है। तो ये है ही होगा ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या दिखेगा। रुबिस्को के बारे में हमने जान लिया। रुबिस्को कहाँ होता है? रुबिस्को होता था बंडल सीथ में। इसके पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं होता, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं होता। Rich in enzyme ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase but lacks the peptidase. Thus, basic pathway that result in the formation of sugar, the Calvin pathway. मतलब शुगर फॉर्मेशन के लिए बेसिक पाथवे जो है वो कैल्विन पाथवे है, जिसको C3 साइकिल बोल देते हैं। तो C4 प्लांट में भी C3 साइकिल चलती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, डिड यू नोट दैट द कैल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट? तो C3 प्लांट के सभी सेल्स में C3 साइकिल चलेगी। तो हाँ बिल्कुल, C3 प्लांट में सभी मेसोफिल सेल में C3 साइकिल चलती है। C3 प्लांट्स में सभी मेसोफिल सेल में C3 साइकिल चलती है, लेकिन C4 प्लांट के बंडल सीथ सेल में C3 साइकिल चलती है। ये हमें याद रखना है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस मानते हैं। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस मानते हैं? इसमें होता कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे CO2 यूज होता है या फिर हम कहें लाइट एनर्जी बढ़ती है सनलाइट से, ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होगा तो जो रुबिस्को था, अभी अभी हमने पढ़ा था, जो रुबिस्को होता है वो जो ज्यादा होगा वो ट्रैप करता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, अगर CO2 ज्यादा होगा तो CO2 को ट्रैप करेगा। जब CO2 को ट्रैप करेगा तो वो CO2 फिक्सेशन कराता है, जो कि एक अच्छी प्रोसेस है। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है तो फोटो रेस्पिरेशन कराता है, जिसको हम वेस्टफुल प्रोसेस मानते हैं। अब हुआ क्या इसमें, फोटो रेस्पिरेशन जो है C3 प्लांट में जनरली मिलता है, C4 प्लांट में ये देखने को नहीं मिलेगा। क्रिएट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4। तो फोटो रेस्पिरेशन कैसे मिलेगा? सिर्फ C3 प्लांट में, C4 में नहीं मिलता है। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल का पहला स्टेप कौन था? CO2 फिक्सेशन, जो कि मोस्ट क्रूशियल था। क्यों था? क्योंकि यहीं पे CO2 ऐड हो रहा था। अगर इसकी जगह पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो CO2 फिक्सेशन नहीं होगा। दिस दिस इज द रिएक्शन वेयर RUBP combined with CO2 form a two molecule of 3 PGA। मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाए थे। किसके साथ कंबाइन होकर? CO2 ने RUBP के साथ कंबाइन होगा। क्योंकि इसके पास 5 कार्बन थे, इसके पास 1 कार्बन है, तो ये टोटल 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन का अनस्टेबल कीटो कंपाउंड बना था और यहाँ पे फिर ये ब्रेक होके दो मॉलिक्यूल बन गए थे 3 PGA के, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये होता था जनरल कंडीशन में, लेकिन हुआ क्या, रुबिस्को दैट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ये एक पॉइंट याद रखना है, रुबिस्को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है। इज characterized by the fact that its active site can bind to both CO2 and O2। हीमोग्लोबिन की तरह है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन को भी बाइंड करता है, CO2 को भी बाइंड कर सकता है और CO को भी बाइंड कर सकता है। लेकिन बाइंडिंग एफिशिएंसी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 की होती है, CO2 से ज्यादा CO की होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो सेम इसी तरह से इसका भी है कि CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। इसीलिए इसका नाम भी है रोबिस्को, मतलब कि राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर द CO2। बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी भी CO2 के लिए ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो बहुत ज्यादा एफिनिटी है इसकी भी। व्हेन CO2 और O2 नियरली इक्वल, अगर CO2 और O2 इक्वल हैं तो इसको ये जो है CO2 को ट्रैप करेगा। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ वेर नॉट सो। अगर ऐसा नहीं होता, CO2 ज्यादा नहीं होती है तो और ऑक्सीजन ज्यादा होता हो जाती है, तो वो कंपिटेटिव इनिबिशन की तरह काम करेगा। CO2 की जगह पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। बाइंडिंग इज कंपिटेटिव। कंपिटेटिव जो होता है वो रिवर्सेबल होता है। तो कंपिटेटिव हमें ध्यान रखना है कि अगर CO2 बाइंड हो रही है और ऑक्सीजन बाइंड हो रही है तो ये दोनों रिमूव भी हो सकता है।
लेकिन अगर जैसे हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाइंड हो जाता है तो वो रिवर्सेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे CO2 अगर बाइंड हो रही है तो वो रिवर्सेबल है, ऑक्सीजन भी बाइंड हो रही है तो वो रिवर्सेबल है। तो कम्पिटेटिव जो होता है वो रिवर्सेबल होता है। इट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme। इसकी जो कंसंट्रेशन है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की और CO2 की, वो डिसाइड करती है, वही डिसाइड करती है कि कौन एंजाइम के साथ बाइंड होगा। इन C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू द रुबिस्को। C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को में बाइंड हो जाती है एंड हेंस द CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे रुबिस्को था। अब ये जो रुबिस्को है ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है। ये C3 साइकिल में C3 प्लांट्स में होता क्या है कि एक मीजोफिल सेल है, उस मीजोफिल सेल में वाटर स्प्लिटिंग भी होता है क्योंकि लाइट रिएक्शन वहीं हो रही है। वाटर स्प्लिटिंग जब होगा तो यहां से ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। 4H पॉजिटिव तो होंगे ही, साथ में फोर इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। अब ये ऑक्सीजन जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा बढ़ेगा, लाइट रिएक्शन मतलब कि जैसे जैसे लाइट रिएक्शन बढ़ेगी उस तरह से CO2 का इवोल्यूशन भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे CO2 का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये रुबिस्को क्या करेगा, CO2 की जगह ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, क्योंकि अमाउंट ऑक्सीजन का बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का जब अमाउंट बढ़ रहा है लाइट रिएक्शन के कारण, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, तो जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा। अब O2 को जब ये पकड़ेगा तो ये फिर फोटो रेस्पायरेशन करेगा। अगर O2 को पकड़ेगा तो ये फोटो रेस्पायरेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, मतलब कि हम कहें कि C3 प्लांट्स में लाइट रिएक्शन ज्यादा हो रही है, तो वहां पे CO2 फिक्सेशन कम हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पे किस तरह से यहाँ काम होगा तो देखते हैं एक बार। इन C3 प्लांट्स ऑक्सीजन बाइंड टू द रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, जिस वजह से CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो गया। Here RUBP instead of being converted to the two molecule of PGA, दो PGA के मॉलिक्यूल ये बना देता है बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बाद में वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बना देगा। टू मॉलिक्यूल ऑफ PGA बाइंड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। अगर इसको एक बार में देखें तो इसमें पहले तो कौन कौन यूज होते हैं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट इसमें यूज हुआ करते हैं। इसका सीक्वेंस पहले तो हमें याद रखना है। C2 साइकिल को एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ इसमें। यहाँ पे हमें RUBP मिलेगा। जो RUBP है उसके दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे तो बनने वाला कंपाउंड 5 कार्बन कंटेन करेगा, क्योंकि RUBP के साथ पास सिर्फ 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का कंपाउंड टूटेगा और दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाएगा और दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। अब ये जो दो मॉलिक्यूल थे PGA के, ये दो मॉलिक्यूल तो कहाँ चले जाएंगे, C3 साइकिल में चले जाएंगे। ये 3 कार्बन का है लेकिन ये 2 कार्बन का है, तो ये तो C3 साइकिल में चले जाएंगे। C3 साइकिल में ये चले जाएंगे और C3 साइकिल से वापस फिर RUBP रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये क्या करेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट डीफॉस्फोराइलेशन के साथ, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा एनोनिक फॉस्फेट की फॉर्म में और बना देगा दो मॉलिक्यूल किसके, ग्लाइकोलेट के।
तो फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्या बन गया? ग्लाइकोलेट बन गया। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये 2 कार्बन का है। इसके बाद ये ग्लाइकोलेट कहाँ जाएगा? ये ग्लाइकोलेट जाएगा पेरोक्सिसोम में। ये जो चला ये कहाँ चला? ये सब चला क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला, अब कहाँ चला गया? ये पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में जो होगा, क्या होगा? ये ग्लाइकोलेट पहुंच गया। 2 मॉलिक्यूल किसके? ग्लाइकोलेट के। अब ग्लाइकोलेट के जैसे 2 मॉलिक्यूल पहुंचे, ये 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? 2 ऑक्सीजन यूज करेंगे और क्या बना देंगे? 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिलेट। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिलेट और साथ में 2 पेरोक्साइड बना देंगे। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिलेट और साथ में 2 पेरोक्साइड ये बना देंगे। अब क्या होगा? ग्लाइऑक्सिलेट जो है, ये ग्लाइऑक्सिलेट वाटर, अब NH3 का यूज करेगा, NH2 का। NH2 का जब ये यूज करेगा तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के बन जाएंगे। तो यहां से हुआ क्या? ग्लाइकोलेट ने ग्लाइऑक्सिलेट बनाया और ग्लाइऑक्सिलेट से फिर क्या बना दिया? ग्लाइसिन। और ये ग्लाइसिन क्या करेगा? ये ग्लाइसिन ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ग्लाइसिन कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन चला गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल जो हैं, ये करेंगे क्या? कि सबसे पहले तो अमोनिया रिलीज करेंगे। ये कैसे? ये सेरीन बनाएगा। सेरीन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। कैसे बनेगा? तो 2 मॉलिक्यूल तो अमोनिया का जो यूज किए थे अभी उसको रिमूव करेगा। एक CO2 रिमूव करेगा, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। और यहाँ पे एक NaDH बना देगा। NaD पॉजिटिव से NaDH बना देगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 कार्बन थे, क्योंकि 2 2 कार्बन के 2 कंपाउंड थे, 2 कार्बन वाले 2 कंपाउंड थे, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल, 4 कार्बन थे। तो एक कार्बन यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन से रिमूव हुआ, तो यहाँ पे सेरीन बन गया। तो सेरीन 3 कार्बन का होता है। अब सेरीन 3 कार्बन का, तो ये एक बनेगा। अब सेरीन बना, सेरीन कहाँ एंटर करेगा? सेरीन करेगा वापस से पेरोक्सिसोम में एंटर। अब जब सेरीन पेरोक्सिसोम में एंटर करेगा तो सेरीन पेरोक्सिसोम में आ गया। तो इसके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसमें हाइड्रोक्सी पायरुवेट। तो हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाएगा और यहां से एक और NH2 को रिमूव करेगा। हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाने के बाद ये क्या करेगा? ग्लिसरेट बनाएगा। और ग्लिसरेट बनाने के बाद, जब ग्लिसरेट बनाएगा तो यहाँ पे फिर NaDH का ये यूज कर लेता है। जो NaDH एक बनाया था इसने अभी, ये NaDH जो बनाया था इसने अभी, NAD पॉजिटिव से NaDH, और इसका यहाँ पे ये यूज कर लेगा। तो NaDH जो यू बनाया था उसको NAD पॉजिटिव की फॉर्म में इसने, मतलब NAD पॉजिटिव बना दिया और NaDH यूज कर लिया। तो बनाया गया ग्लिसरेट। अभी ग्लिसरेट जो है कहाँ पहुंच जाएगा? ये ग्लिसरेट पहुंच जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। ग्लिसरेट कहाँ पहुंच गया? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, PGA। और PGA बनाने के बाद वापस से C3 साइकिल में यूज हो जाएगा। और ध्यान रखना, PGA बनाते समय ये ATP का यूज करेगा। तो इस तरह से इसने ATP का एक्स्ट्रा यूज कर लिया, जिस वजह से इसको वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये क्लोरोप्लास्ट में हुआ। ये जो हुआ, ये ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला, ये वाला जो हुआ, ये पेरोक्सिसोम में हुआ। ये जो एरिया था ये हुआ
माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सीक्वेंस हमें याद रखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ इसमें, पीजीए एक मॉलिक्यूल जो कि डायरेक्ट C3 साइकिल में चला गया, 2 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा, दो ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, फिर ग्लाइकोलेट बने जो है इसमें पेरोक्सिसोम में आ जाएगा। अब ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में आने के बाद ग्लाइकोक्सिलेट बनाएगा, और ग्लाइकोक्सिलेट के साथ में ग्लाइकोक्सिलेट के साथ में पेरोक्साइड आ जाएगा, और पेरोक्साइड बनने के बाद अब ये ग्लाइकोक्सिलेट जो था ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 अमोनिया का यूज करते हुए। फिर क्या होगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइसिन ग्लाइसिन में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ आ गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आ गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ग्लाइसिन से बनेगा सेरिन। तो ग्लाइसिन के पास 2 कार्बन, ग्लाइसिन 2 मॉलिक्यूल थे हमारे पास ग्लाइसिन के, और ग्लाइसिन जो होता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो यहाँ से पहले तो एक CO2 रिमूव किया, तो बचे कितने, 3 कार्बन, 3 कार्बन का सेरिन होता है। अब उसमें से अमोनिया भी रिलीज कर दिया, और साथ में NAD पॉजिटिव से NADH बना लिया, यहाँ पे बना लिया। अब ये सेरीन जो था इसको वापस से पेरोक्सिसोम में भेजा गया, तो यहाँ से एक NH2 रिमूव होगा, साथ में हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो NADH बना था वो यहाँ पे यूज हो गया, और ये NAD पॉजिटिव हो गया। और ये ग्लिसरेट कहाँ जाएगा, फिर क्लोरोप्लास्ट में। ग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना के C3 साइकिल में वापस से यूज कर लेंगे। इसमें 1 ATP का खर्चा होता है, इसीलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है। तो हमने ये फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा। फोटो रेस्पिरेशन के बाद हम देखते हैं एक टेबल दे रखी है इसमें। इस टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस, और यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया है इसमें बताया गया है कि मीजोफिल या बंडल सीट या दोनों में इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब चूज फ्रॉम। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसमें, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो केल्विन साइकिल कहाँ होती है, तो C3 प्लांट में कहाँ होती है, मीजोफिल में। और बंडल सीट सेल में किस, C4 प्लांट में बंडल सीट सेल में। तो इस तरह से ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि पहली बार जब CO2 ऐड होता है तो वो कहाँ होता है, तो यहाँ पे C3 प्लांट में रोबिस्को के साथ जुड़ता, RUBP के साथ जुड़ता था। तो किसमें, ये भी मीजोफिल में जुड़ता था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो मीजोफिल है इसमें ही पेप के साथ भी जुड़ता था। तो मीजोफिल के साथ भी पेप के साथ ही ये जुड़ता था। तो मीजोफिल में ही दोनों में हुआ करता है। नेक्स्ट हम बात करें, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। मतलब किस तरह की सेल में CO2 फिक्सेशन होता है। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, किस किस सेल में CO2 इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक सेल यूज होती है सिर्फ मीजोफिल, यहाँ पे 2 सेल यूज होती है, मीजोफिल और बंडल सीट। तो यहाँ पे 2 सेल आ जाएंगी। नेक्स्ट है, विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो हम जानते हैं C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP होता है, जबकि C4 में पेप होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मतलब कि RUBP के पास 5 कार्बन थे और पेप के पास 3 कार्बन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी CO2 फिक्सेशन। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट था इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था। स्टेबल की बात कर रहा है क्योंकि अनस्टेबल तो 6 कार्बन का कीटो कंपाउंड था। C3 साइकिल में अनस्टेबल 6 कार्बन का कंपाउंड बना था जो कि कीटो कंपाउंड था, लेकिन स्टेबल कौन है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कौन बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो था उसमें कितने कार्बन थे, PGA में 3 कार्बन थे और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन थे। डज द प्लांट हैव रोबिस्को। तो क्या प्लांट के पास रोबिस्को होता है, तो C3 प्लांट के पास रोबिस्को होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, तो यस आ जाएगा। और C4 के पास भी तो होता है क्योंकि उसमें भी C3 साइकिल चलती है। कहाँ पे, C4 प्लांट में बंडल सीट सेल में C3 साइकिल चलती है, तो इसके पास भी रोबिस्को होता है। नेक्स्ट है, डज द प्लांट हैव पेपकेज। तो हाँ पेपकेज C3 में तो होगा, C4 में तो होगा ही, लेकिन C3 में भी प्रेजेंट होता है
लेकिन वो CO2 फिक्सेशन में रोल प्ले नहीं करता, लेकिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल इन द प्लांट हैव रोबिस्को? रोबिस्को कौन से प्लांट, कौन से सेल में होगा? तो रोबिस्को इसमें मीजोफिल में होता है और इसमें बंडल शीथ सेल में होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाईलाइट कंडीशन। हाईलाइट कंडीशन है तो वहां पे ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा होगा तो जो रोबिस्को होता है C3 प्लांट में, वो मीजोफिल में होता है, तो वहां पे कम्पिटेटिव इनहिबिशन जैसी कंडीशन आएगी। तो वहां पे ऑक्सीजन का रेट ज्यादा होने की वजह से CO2 फिक्सेशन कम हो जाएगा हाईलाइट इंटेंसिटी में। तो यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे हाई रहेगा। CO2 फिक्सेशन रेट इन हाईलाइट कंडीशन, इसमें मीडियम और यहाँ पे हाई होगा। क्यों? यहाँ पे कंपटीशन जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, तो क्या लो लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन होगा? तो दोनों में ही नेग्लिजिबल आ जाएगा, क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी पे कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत थोड़ी अमाउंट में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, तो हाईलाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा? अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में तो बहुत ज्यादा होगा, और क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन जैसी कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अगर CO2 की लो कंसंट्रेशन होगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या? तो बिल्कुल, CO2 की लो कंसंट्रेशन होगी तो C3 प्लांट में हाई फोटो रेस्पिरेशन होगा, इसमें नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन। अगर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे तो इसमें नेग्लिजिबल। जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और इसमें तो होता ही नहीं है, तो वापस से इसमें नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो C3 प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि C4 प्लांट के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें वीट आ जाएगा, राइस आ जाएगा, जबकि इसमें मेज, शुगर केन और सोरगम। तो इस तरह से ये टेबल पूरी फिलअप हो गई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फैक्टर अफेक्टिंग। अब फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कि कौन कौन फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर का एक कंसेप्ट आता है, ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट होता है। लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या है, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, कोई भी केमिकल प्रोसेस जो कि एक से ज्यादा फैक्टर के द्वारा अफेक्ट हो सकती है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू। फिर उसमें जो फैक्टर्स हैं उनकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है, उनकी मिनिमम वैल्यू जो है उसको पता लगाना पड़ेगा, कि जिसके बाद उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर कम हो गया है तो फोटोसिंथेसिस रुक गया, तो वो क्या होंगे? लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे रिक्वायर है? अब कोई प्लांट है, उस प्लांट में जो ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ में हमने CO2 भी दिया, लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत लो था, टेम्परेचर लो था, तो CO2 फिक्सेशन या फिर हम कहें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। जैसे ही उसमें टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस होने लगा, तो फोटोसिंथेसिस होने लगा। इसको हम बोलेंगे क्या, किसी यहाँ पे जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर एक किसकी तरह, टेम्परेचर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम कर रहा था, तो टेम्परेचर के बढ़ाते ही फोटोसिंथेसिस होने लगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अब ये ग्रीन लीफ वाला यहाँ पे दिया हुआ जो अभी अभी बताया था। अब यहाँ पे लाइट के बारे में दिया है। अब जो लाइट है, लाइट पहली चीज तो ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है जनरली। कुछ के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, जैसे कि जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्वाटिक मीडियम में बहुत ज्यादा डेप्थ में रहते हैं जहाँ लाइट नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। दूसरा और किसके लिए हो सकता है, जैसे कि बहुत घने जंगल होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट में जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे यहाँ तक डेंस फॉरेस्ट नीचे एकदम पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है सनलाइट, तो नीचे वाले जो जो स्मॉल प्लांट्स हैं वहां तक उनके लिए लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। जनरली लाइट किसी के लिए भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती। जैसे हम जानते हैं अगर 100% सनलाइट की बात करें तो उसमें से 50% 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, और इस 50% में भी 2 से 10% तक जितनी लाइट होती है, इस 50% में से भी 2 से 10% जो लाइट होती है वो प्लांट के लिए सफिशियंट होती है, इतने ही सब एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मतलब पूरे बायोस्फीयर में 2 से 10% मोर देन सफिशियंट होती है। 10% पे सैचुरेशन आ जाता है, 10% पे सैचुरेशन आ जाता है, इसलिए लाइट तो किसी के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है। लेकिन एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाइट इंटेंसिटी इस पे रिप्रेजेंट की गई है, एक्स एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के रेट को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। उसके बाद लाइट बढ़ाने पे फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो अदर कंपोनेंट है अदर देन लाइट जो कंपोनेंट है वो सभी लिमिटिंग बन जाएंगे उस समय पे। तो इसलिए यहाँ पे अदर कंपोनेंट लिमिटिंग हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ समय तक जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तब तक लाइट से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी। लाइट क्वालिटी और लाइट इंटेंसिटी में अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो पहले तो क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे। इंटेंसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ बीम लाइट पर यूनिट एरिया जो होता है वो इंटेंसिटी बेसिकली कहा जाता है। कि अगर हम कहें इस एरिया में 4 लाइट आ रही हैं, 4 लाइट की वेव्स आ रही हैं, तो एरिया हम बढ़ा देंगे तो वेव्स का नंबर जो बीम लाइट लाइट बीम है वो उसका नंबर बढ़ जाएगा, तो वो इंटेंसिटी बढ़ गई। हम जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, पहले इतनी इंटेंसिटी थी फिर इतनी हो गई फिर, तो ये अब क्या होगा इसमें। तो क्वालिटी और इंटेंसिटी हमने हमने डिफरेंस देखा। द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट वाइल डिस्कसिंग द लाइट एज ए फैक्टर। लाइट एक फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। हमने मोल्स के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, तो लाइट इज एसेंशियल फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। यहाँ पे लीनियर रिलेशन दिखाई दे रहा है एट लो लाइट इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देखने को मिला एट हायर लाइट इंटेंसिटी द ग्रेजुअली रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। जब हायर लाइट इंटेंसिटी पहुंचा उसके बाद अगर लाइट इंटेंसिटी बताएंगे तो बढ़ाएंगे तो कोई फर्दर ग्रेजुअली चेंज नहीं दिखेगा। एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और अदर फैक्टर्स जो थे वो लिमिटिंग हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पे फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है फोटोसिंथेसिस का रेट। नेक्स्ट क्या है इसमें, हेंस एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन शेड, जो शेड में रहते हैं प्लांट्स और डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं और जहाँ पे लाइट रेयरली पहुंचती है या फिर हम कहें तो लाइट बहुत कम पहुंचती है, तो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम करती है। बाकी कहीं भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल। अगर हम लाइट इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वहां से क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। हम कहें तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है डैमेज हो जाएगा। क्लोरोफिल डिक्रीजेज इन द फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल डैमेज हो गया तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से फैक्टर को अफेक्ट किस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग है, तो इसको देखें।
कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? CO2 अगर अगर जैसे हम जानते हैं C3 प्लांट में क्या हुआ था, CO2 ज्यादा होगी तभी RUBP इसको ट्रैप करेगा, अगर CO2 कम रह गई ऑक्सीजन से तो वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा। तो हमें यहाँ पे CO2 को बढ़ाना पड़ेगा C3 प्लांट में, जब भी वो आगे काम कर सकता है। तो CO2 तो लिमिटिंग फैक्टर है, एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर। कितनी होती है? 0.03 से 0.04% कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में होती है CO2 की। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% टू percent can cause the increase in CO2 fixation rate. Beyond this level can become damaging over longer period। मतलब अगर इसको 0.05 भी परसेंट भी कर दिया तो CO2 फिक्सेशन का रेट, तो ये डैमेज कर देगा बहुत लंबे समय के लिए। तो इसलिए CO2 का जो परसेंटेज है उसको मेंटेन भी करना है। द C3 एंड C4 प्लांट रेस्पॉन्ड डिफरेंटली। जब C3 और C4 प्लांट डिफरेंट फंक्शन करते, क्यों? क्योंकि उसमें CO2 फिक्सेशन मेसोफिल में होता है, लेकिन इसमें CO2 फिक्सेशन बंडल शीथ में होता है। यहाँ पे लाइट रिएक्शन भी मेसोफिल में, यहाँ लाइट रिएक्शन मेसोफिल में। तो यहाँ पे दो डिफरेंट सेल काम करते हैं, यहाँ पे एक ही सेल में सारा काम होता है। इसलिए दोनों डिफरेंट रेस्पॉन्ड करते हैं CO2 की कंसंट्रेशन के लिए। कैसे? एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रेस्पॉन्ड फॉर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कोई जब लाइट इंटेंसिटी लो है तो CO2 की हाई कंसंट्रेशन में या CO2 की हाई कंडीशन में कोई भी रेस्पॉन्ड अलग नहीं करेगा, दोनों सेम ही रेस्पॉन्ड करते हैं। जब हाई लाइट इंटेंसिटी है तब ये डिफरेंट करेंगे। कैसे? बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो द इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों में फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता दिखाई देगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट is that C4 plant shows saturation। C4 plant shows saturation। saturation क्या था? हमारे पास मान लो 10 RUBP के मॉलिक्यूल हैं। ये 10 RUBP के मॉलिक्यूल हैं तो एक बार में 10 कार्बन को फिक्स कर सकते हैं। इतना हमें याद रखना है, C3 में भी C4 में भी। अब C3 में क्या हुआ कि C3 में मीजोफिल सेल थी। मीजोफिल सेल में ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है और CO2 भी है। CO2 भी है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। और अगर 10 RUBP थे, उसमें से अगर CO2 भी है और ऑक्सीजन भी है, तो संभावना है कि 5 को तो ऑक्सीजन ही ट्रैप कर लेगी और 5 के ऊपर CO2 होगी। तो फोटोसिंथेसिस का रेट कब बढ़ेगा इसमें? अगर C3 प्लांट की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन बढ़ा दूं, सॉरी CO2 बढ़ा दूं, जो CO2 बढ़ेगी वो जो ऑक्सीजन ट्रैप हो रहे हैं ना, उस ऑक्सीजन को रिमूव करा के खुद ट्रैप होगी। तो हम कह सकते हैं कि C3 प्लांट में CO2 ऑक्सीजन CO2 बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है। C3 प्लांट में CO2 बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, क्योंकि मोर CO2 होगी तो वो ऑक्सीजन को रिमूव कराएगी और खुद जाके RUBP के पास अटैच होगी और प्रोडक्शन कराएगी। तो यहाँ से तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है C3 प्लांट में। जबकि C4 प्लांट में क्या होगा? C4 प्लांट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में ये सब होता है। बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में CO2 होती है लेकिन O2 नहीं होती है, क्योंकि O2 तो कहाँ निकल रही है? मीजोफिल में। तो बंडल शीथ सेल में कोई O2 नहीं होगी। बंडल शीथ सेल में जब O2 होगी ही नहीं तो 10 RUBP के पास 10 RUBP के पास सिंपल CO2 ही अटैच होगा और इसका कोई भी कंपटीटर, जैसा कि C3 प्लांट में ऑक्सीजन होता है, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं होगा, जिस वजह से सारे CO2 ही इस पे अटैच हो जाएंगे और थोड़ी सी कंसंट्रेशन में ही ये सैचुरेट हो जाएगा। इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ये नहीं बढ़ा पाएगा। थोड़ी सी कंसंट्रेशन में ही ये सैचुरेट हो जाएगा। कितनी? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। ये जो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर जो कंसंट्रेशन है, इसी में सैचुरेट हो जाएगा C4 प्लांट। ये जो बात है ये वाली, ये C4 प्लांट के लिए है और ये जो है ये सब C3 प्लांट के लिए है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है नोट करने के लिए, सैचुरेशन एट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर में ये सैचुरेशन हो जाएगा, जबकि C3 प्लांट में इतने पे नहीं होगा, C3 प्लांट में ज्यादा तक जाता है। While in C3 plant respond to increase in CO2 concentration, तो CO2 concentration जैसे ही बढ़ाएंगे तो कहाँ तक, यहाँ पे सैचुरेशन देखने को मिलता है 450 माइक्रो लीटर पर लीटर में। तो 450 माइक्रो लीटर पर लीटर में यहाँ पे CO2 फिक्सेशन, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने पे सैचुरेशन देखने को मिलेगा। तो मतलब मोर CO2 में इफिशिएंटली काम करेगा कौन, C3 प्लांट, जबकि जो C4 प्लांट है वो सैचुरेट हो जाता है जल्दी। कितना, 360 पे सैचुरेट हो जाएगा, और ये 450 पे सैचुरेशन पॉइंट देखने को मिलता है 450 के बाद, या फिर हम कहें 450 से आगे ही, बियॉन्ड द 450 सैचुरेशन पॉइंट देखने को मिलेगा। दस, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट। तो CO2 लिमिटिंग किसके लिए, C3 प्लांट के लिए, C4 के लिए लिमिटिंग नहीं है। The fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by the showing increased rate of photosynthesis। जब CO2 बढ़ेगा तो photosynthesis का रेट इसमें बढ़ जाता है C3 प्लांट के केस में। हायर प्रोडक्टिविटी होगी, हैज बीन यूज्ड फॉर द ग्रीन हाउस क्रॉप। ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे कि टमाटो हो गया, बेल पेपर हो गया। अब टमाटो और बेल पेपर ये ग्रीन हाउस क्रॉप होती है। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, जैसे कि एक इस तरह का एक हाउस जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बेसिकली ज्यादा होती है, जिस वजह से वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस क्रॉप कहलाती है, क्योंकि वो C3 पाथ को फॉलो करती हैं और वो C3 प्लांट्स में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमॉस्फेयर, जिससे कि उसकी यील्ड बढ़ जाती है, यील्ड बढ़ जाएगी क्योंकि CO2 वहां पे बढ़ा दिया। CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर देते हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहलाता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट उसमें क्रिएट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है, द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक। अब एंजाइमेटिक है डार्क रिएक्शन, और एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन से एंजाइम जब बनेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से बनते हैं, जैसा कि हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। तो एंजाइम्स जब बनेंगे प्रोटीन के द्वारा, तो वो कई सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अदर बॉन्डिंग के द्वारा वो बना करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो कई सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वो बनते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ती है। रैंडमनेस बढ़ने के कारण जो बॉन्ड्स हैं, वो स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड्स थे वो टूट जाएंगे, और बॉन्ड्स टूटने से जो एंजाइम था वो डेनेचर हो जाएगा। एंजाइम कैसा हो जाएगा, डेनेचर हो जाएगा, हम कहें डेस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन रुक जाएगी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर देते हैं, तो एंजाइम्स जो है फ्रीज हो जाएंगे। जब फ्रीज हो जाएंगे तो उनमें कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा, और कन्फर्मेशनल चेंज न होने के कारण जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो फिर से घट जाएगा। तो एंजाइम फ्रीज ना हो जाए, इसलिए वो रेट भी मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्या होगा, तो टेम्परेचर देखा हमने, टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है। C4 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर। C4 प्लांट्स होते हैं हायर टेम्परेचर पे रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे, और C3 प्लांट 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे काम किया करते हैं। C4 plants respond to the higher temperature, shows the higher rate of photosynthesis in C3 plant as compared to C3 plant। जो C3 प्लांट होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। जब टेम्परेचर हाई करते हैं और जब प्रोडक्टिविटी रुकती है, तो वो परमानेंट लॉस्ट होता है, एंजाइम्स का परमानेंट लॉस्ट होता है हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पे टेम्परेरली फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, वाटर। जैसा कि वाटर तो हम जानते हैं सभी रिएक्शन को कराने के लिए बेस्ट मीडियम जो होता है वाटर होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म में 70% तक पानी ही होता है, तो उसमें जो होता है
रिएक्शन कराने के लिए बहुत अच्छा रिएक्टेंट की तरह से काम करता है। स्टोम अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो वहां पे फोटोसिंथेसिस CO2 अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। CO2 अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। दूसरी कंडीशन अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो लीव्स जो है विल्ट हो जाएंगी। लीफ विल्ट हो जाएंगी मतलब कि कर्ल हो जाएंगी। अब विल्ट हो जाएंगी तो सरफेस एरिया घट जाएगा। लीफ कर्लिंग से सरफेस एरिया घट जाएगा। तो घटने से क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी उसकी घट जाएगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने, चैप्टर समाप्त हो चुका है। कुछ पॉइंट क्या क्या एक्स्ट्रा याद रखने, जैसे कि CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या है। CO2 कंपनसेशन पॉइंट ये एक्चुअल में CO2 का ही पॉइंट है फैक्टर के। तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या है, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए। रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाएगा, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाएगा, उसको हम CO2 कंपनसेशन पॉइंट बोला करते हैं। हमें याद रखना है C4 प्लांट के लिए कंपनसेशन पॉइंट कितना होता है, 0 से 10 पार्ट्स पर मिलियन। जबकि C3 प्लांट्स के लिए कंपनसेशन पॉइंट कितना होगा, 25 से 100 पार्ट्स, 25 से 100 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमें याद रख लेने, बाकी चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।